डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स 2022। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोई हमारे पास फ्लाई व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड जो कि गिवन है 6 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स लगाने की वजह से रेस्ट में आ जा रहा है 10 सेकंड में। तो आपको बताना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, वो भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ड्यूरिंग द रिटार्डिंग मोशन। अब देखो, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, P इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें वेलोसिटी या मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन या कुछ निकालना हो, किसी में से कोई भी एक। अब ये हम लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह से अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स में आएंगे तो v को हम लिख देंगे ओमेगा फाइनल, u को हम लिख देंगे ओमेगा इनिशियल, प्लस अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन और टाइम t। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम t। अब देखो, जो ओमेगा फाइनल है वो तो 0 हो जाएगा, और ओमेगा इनिशियल हमें दिया हुआ है 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब रिवॉल्यूशन को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 पाइस की। 2 पाई की क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल कवर करता है वो कितना होता है, 360 डिग्री या फिर 2 पाई। तो 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई हो जाएगा ये। अब ओमेगा फाइनल 0 माइनस ओमेगा इनिशियल कितना हो गया हमारे पास, 12 पाई डिवाइडेड बाय टाइम कितना है अपने पास 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 12 पाई अपॉन में 10। इन दोनों का हाफ कर दो तो 6 पाई ये आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन मतलब तभी तो नेगेटिव साइन आया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो, हमारे पास कोई एक आंट है जिसका मास m है और वो किसी ओरिजेंटल डिस्क पर है विच इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्क है ये रोटेट कर रही है, और इस पर कोई आंट है, और जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। द पोजिशन ऑफ एन आंट ऑन द रोटेटिंग डिस्क रिमेन्स फिक्स। अब देखो, ये जो पोजिशन इसके सेंटर से फिक्स है r डिस्टेंस पर। द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन आंट एट एन इंस्टेंट। तो आपको बताना है कि ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो वेक्टर है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वेक्टर क्या है, m ओमेगा का स्क्वायर क्रॉस ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। अब देखो, ये जो चीटी है ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी जो कि सेंटीमीटर फोर्स होगी mv स्क्वायर अपॉन r। और आपको पता है v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा r। मैं बताऊंगा क्या होगा, ये हो गया v ओमेगा r। तो इसी को अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखो तो f इक्वल टू कितना हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर r। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये क्रॉस मतलब एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर r ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। अब मास तो कांस्टेंट है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किस पर डिपेंड करेगी, ओमेगा स्क्वायर आर पर। सॉरी, ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, वी स्क्वायर अपॉन आर पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे पास 2 रोटेटिंग डिस्क है ए और बी जिसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल है। 2 डिस्क हैव द इक्वल मास इक्वल है, थिकनेस इक्वल है, लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। जो डिस्क बी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है डिस्क ऑफ ए से, मतलब ये हमें गिवन है कि आई बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहले 2 ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी की बात की है, अब थर्ड ऑप्शन में भी काइनेटिक एनर्जी की बात की हुई है, और फोर्थ ऑप्शन में एंगुलर स्पीड ऑफ द 2 डिस्क आर इक्वल। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जनरली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात करी है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ एल अपॉन में ये एल का स्क्वायर अपॉन में आई। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे रोटेशनल काइनेटिक इक्वल टू हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर अपॉन में आई।
अब आप ये देखिए कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो दोनों के लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली डिपेंड कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन द डेट ऑफ बी, तो यही आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जो कि वैक्यूम में रखे हुए हैं आर डिस्टेंस पर। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, और इन पे जो फोर्स लग रही है एफ ए बी और एफ बी है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये दोनों आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। तो अगर मैं कहूँ अगर मैं मान लीजिए ए पर हूँ तो मैं बी को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा, मतलब अट्रैक्ट करूंगा। तो जो बी पर फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी टुवर्ड द ए, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और अगर मैं यहाँ पर हूँ बी पर तो मैं ए को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा तो अट्रैक्शन इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पता ही होगा। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, एक्शन करता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन करेगा, मतलब उतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ से कि जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन इफ द मास ऑफ ए इज डबल व्हाइल दैट ऑफ बी इज अनचेंज। अब क्या कर रहे हैं कि इसका मास हम डबल कर रहे हैं। अब मास डबल करने पर क्या फर्क पड़ेगा? वैसे मैं आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला अगर बताऊं तो वो होता है जी एम ए एम बी अपॉन में उनका सेपरेशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ इसका मास डबल किया जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो मास डबल करने पर जो फोर्स लगेगी, देखो पहली बात तो ये कि जो फोर्स है उन दोनों के बीच में वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर डिपेंड कर रही होगी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पर। यानी कि अगर आप किसी एक का भी मास डबल करेंगे तो जो फोर्स होगी वो डबल हो जाएगी। तो फोर्स क्या हो जाएगी? डबल। कब? जब आप मास को डबल कर रहे हैं, इफ एम इज डबल। तो ये तो बात क्लियर है कि अगर मास डबल किया जाए तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। और मैंने भी आपको बताया कि जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बोथ एफ ए एंड बी ए विल डबल, यानी कि दोनों जो फोर्स होंगी वो डबल हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही फोर्स डबल होगी दूसरी सेम रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि एफ एफ बी विल रिमेन सेम था बट एफ बी है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो फॉलो होना चाहिए ना। बोथ एफ बी एंड एफ बी रिमेन अनचेंज भी नहीं होगी। अगर आप मास डबल करो तो फोर्स भी तो डबल हो जाएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखो, जब भी फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ताकि अगर एक एक्शन कर रहा है तो न्यूटन जी की रेस्पेक्ट करने के लिए दूसरा उस पर रिएक्शन करेगा, ताकि न्यूटन ने जो बात कही है वो फॉलो हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग और एक्टिंग ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट देन सेकेंड ऑब्जेक्ट विल आल्सो अप्लाई सम रिएक्शन फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमेशा पूरे यूनिवर्स में फॉलो होगा। जितनी भी फोर्स लग रही हैं एक दूसरे पर वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई प्लेनेट है जो कि किसी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज, तो जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, बस देखना है कि कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये प्लेनेट सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि इस पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही होगी। सो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि उसका एम वी आर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, या फिर वी आर कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि मास तो वैसे भी कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी प्लेनेट की वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी आर पर। अब आर क्या है? आर होगा मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। ओके, तो जहां पर आर की वैल्यू कम होगी वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, या कह लो हाँ, मतलब आर की वैल्यू अगर मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस है, पहले हम पॉइंट देखते हैं आर पी
आर और पी को कंपेयर करते हैं, आर और पी को मतलब ये दोनों पॉइंट कंपेयर कर लेते हैं। अब आप ये देखो कि दोनों में डिस्टेंस कौन सा कम है, इसको मैं आर पी बोल रहा हूँ, इसको मैं आर आर बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्रिपल आर नहीं, आर आर ओनली। तो डिस्टेंस कौन सा ज़्यादा है, डिस्टेंस आर ज़्यादा है और आर पी कम है। जब आर पी डिस्टेंस कम है और वेलोसिटी इन्वर्सली आर पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी पी पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। सेम नहीं हो सकती सभी पॉइंट पर, क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस अलग होगा मतलब ये जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन वो अलग है, इसलिए वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग होगी, लेकिन मैक्सिमम मिलेगी आपको कहाँ पर, जहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम होगा, जो कि आरपी है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मैक्सिमम एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 26। एक स्पेसशिप है जो कि रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड। तो मान लेते हैं अर्थ है और कोई स्पेसशिप इसके अबाउट रिवॉल्व कर रही है और अर्थ का रेडियस हमें गिवन है 6400 किलोमीटर विद एट अ डिस्टेंस ऑफ 6400 किलोमीटर, यानी कि अर्थ से वो उतनी ही दूरी पर है जितना रेडियस ऑफ अर्थ होता है। आगे बोला है एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेसशिप हैपेंस टू लॉन्च एन इक्विपमेंट ऑफ 100 किलोग्राम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। अब ये एस्ट्रोनॉट जो है यहाँ से कोई सामान फेंक रहा है और इस सामान की जो मास है वो है हमारे पास m100 किलोग्राम और जो स्पीड है उसकी इनिशियल स्पीड वो है 500 मीटर पर सेकेंड। सभी फ्रिक्शन को हटा दो, नेगलेक्ट करो, तो आपको बताने की अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या होगी उस इक्विपमेंट की जब वो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर हाइट पर होगा। यानी कि अगर मैं एच फाइनल देखूं तो वो कितना है 100 किलोमीटर और एच इनिशियल किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो हमें निकालना है कि फाइनल स्पीड कितनी होगी, फाइनल स्पीड। तो देखो जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इनिशियली इसमें कुछ टोटल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो और फाइनली जब वो नीचे आ रहा होगा तो देखो उसकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल मान लो अभी ये यहाँ पर है, बाद में ये अर्थ के इस पॉइंट पर आ रहा है सच दैट की जो हाइट बच रही है वो 100 किलोमीटर बचे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इनिशियल मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। अब टोटल जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी -g अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ और जो भी हाइट है h। एक्चुअली जनरल फॉर्मूला होता है -gm अपॉन में r पोटेंशियल एनर्जी का। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, r होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जो भी उसकी हाइट हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर r प्लस h लिखा है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ जो भी उसकी इनिशियल स्पीड है उसका स्क्वायर पोटेंशियल, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी -gm अपॉन में r प्लस अब जो नई हाइट है h डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो देखो सब में मास आ रहा है, इसको तो हटाई दो, यानी कि मास ऑफ इक्विपमेंट की हमें कोई आवश्यकता होगी नहीं कैलकुलेशन में। वी फाइनल निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी फाइनल जैसे हाफ वी फाइनल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -gm अपॉन में r प्लस h1 लिख लेते हैं, hi लिख लेते हैं इसको, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के gm अपॉन में r प्लस h फाइनल hf, और यहाँ पर है ½ इनिशियल का स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अच्छा 2 से और मल्टीप्लाई कर दो ताकि vf आपको मिल जाए। तो vf स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर उसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आंसर नहीं कर सकता, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर gm कॉमन ले लेते हैं, प्लस का gm कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 1/r प्लस h इनिशियल, यहाँ पर होगा प्लस, अच्छा ये माइनस और प्लस 1/r प्लस h फाइनल और प्लस के ½ इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ये v स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का पूरे पर रूट लेना होगा। अब v फाइनल डायरेक्टली आएगा √2। gm की वैल्यू कितनी होगी,
जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में, देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। सभी चीज़ को हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻5। और इसमें जब एच आई इनिशियल करोगे, एच आई इनिशियल कितना है, वो है 100। इनिशियली हाइट थी हमारी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, यानी कि इसमें फिर से आप मतलब इसी का डबल हो जाएगा। जैसे आप इसमें यही चीज़ ऐड करोगे 6400 10⁻3, तो यही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ आर प्लस एच की वैल्यू आएगी 2 इंटू में 64 इंटू में 10⁻5 फिर यहाँ पर 1 अपॉन आर। आर कितना है 6400 किलोमीटर, 64 इंटू 10⁻5 प्लस फाइनली उसकी हाइट कितनी होगी 100 किलोमीटर। तो पहले ये देख लेते टोटल, देखो ये 6400 किलोमीटर है, प्लस इसमें 100 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो 6500 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसी को हम लिख देते हैं ऐसा यूनिट में 6465 इंटू 10⁻5, ये मीटर में आ जाएगा। और यहाँ पर हम और ऐड करेंगे 1/2, या फिर 2 की इसमें जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको अलग से रख देते हैं। 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वी आई का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब वी आई की वैल्यू मैं पुट करूँगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 500, तो 500 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, इन सबको जब आप सोल्व करोगे सो विल गेट वैल्यू 800 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड इतनी आएगी। बेसिकली आपको कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दो सिलेंड्रिकल वायर हैं ए और बी। तो लेट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वायर ए और ये वायर बी। बोला गया है कि इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस है 2r, और अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी लेंथ है 2l, और इनको स्ट्रेच किया जा रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट। लेकिन जो फोर्स हम लगा रहे हैं दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, और देखो इनका मटेरियल सेम है। आगे बोला कि इफ द वायर ए इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो वायर ए है अगर उसकी जो चेंज इन लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो वायर बी की जो चेंज इन लेंथ होगी मतलब स्ट्रेच कितना होगा ये फाइंड करना है। अब क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो दोनों का यंग्स मॉडुलस बराबर होगा, वाई ए बराबर होगा वाई बी के। अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, या फिर फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो गया स्ट्रेन और ये स्ट्रेस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ। और अगर आप एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन में पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल। तो इसी फॉर्मूले का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। जो यंग्स मॉडुलस होगा ए का वो बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू में लेंथ ऑफ ए अपॉन में पाई रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में जो चेंज इन लेंथ आया ए में, इट विल बी इक्वल टू, देखो फोर्स दोनों में इक्वल है इसलिए मैंने फोर्स को ए या बी नहीं लिख रहा हूँ, इसको लिखो एल बी अपॉन में पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल बी। तो हमें निकालना है डेल्टा एल बी। तो अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो फोर्स है तो फोर्स कैंसिल कर दो। एल ए कितना है एल पाई, आर ए कितना है आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ए, डेल्टा एल कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख लेते हैं अभी, इक्वल टू एल बी कितना है वो है 2l, सेकंड का वायर का लेंथ है 2l अपॉन में पाई जो दूसरा बी वायर है उसका रेडियस कितना है 2r है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई में डेल्टा एल बी जो हमें निकालना है। अब देखो एल से एल कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर ये आर स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल कर दो, ये आर स्क्वायर यहाँ पर भी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अपॉन में ये पाई तो कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पर 2r का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल बी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो एल बी को ले जाओ इस तरफ तो 2/4 आएगा, यानी कि 1/2 जो कि 0.50 आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पास कुछ क्वांटिटी दे रखी है फिजिकल क्वांटिटी और उनका डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ है, मैच करना है कि कौन सा किसका ठीक होगा। तो मैं सबका फॉर्मूला बता देता हूँ जो मैं यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ करूँगा इस्तेमाल करने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा F = 6 पाई ईटा आर बी
सरफेस टेंशन होता है एक्चुअली में फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे अभी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहे आप यंग्स मॉडुलस लो या बल्क मॉडुलस लो, उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो उसको आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे आसान क्या है, पहले सरफेस टेंशन निकालते हैं। सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला होता है डायमेंशन फॉर्मूला ml t-2, उसको डिवाइड कर दो l से, l हट गया तो सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा mt-2 यानी कि b को हमें जाना पड़ेगा, b के लिए हमें जाना पड़ेगा mt-2 किस में, q में है, तो b का क्या होना चाहिए q। अब देखो b का q दोनों में है, यानी कि इन दोनों में, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, बचा हमारा 1 और 2। अब इनमें से देख लेते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का निकालते हैं। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का देखो सेम ही आएगा आर, ये तो बात श्योर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आर ही आएगा। तो इसको बाद में करेंगे, पहले वो देखते हैं। देखो इसमें एस आर है, इसमें पी एस है, तो ए का चेक कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे एक सही आंसर पर। एफ इक्वल टू कितना 6 पाई ईटा आर बी। फोर्स का होता है एम एल टी-2, यहाँ से इसको छोड़ दो, ईटा का निकालना है, रेडियस का हो जाएगा एल और वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ML-T-2 डिवाइड में L² T-1, जो कि आएगा ML-1 और T ये ऊपर जाकर के -1, तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा ML-1 T-1, ML-1 T-1 है S, यानी कि A का किससे रिलेट करेंगे S से। तो देखो A का S किस में आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मतलब सिर्फ 2 का ही हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है, हमारा आंसर मिल गया है। बाकी सब अगर मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे तो कोशिश ना करें निकालने की, टाइम वेस्ट होगा। फिर भी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है ML² T-2 को L की क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ML-1 T-2 आएगा, ML-1 T-2 यानी कि C का यही आ गया R। ठीक है, ठीक है ये। और किसका रह गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होता है ML-T-2 डिवाइड बाय L का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा ML-1 T-2, ML-1 T-2। तो देखो इसका भी R ही आएगा, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि दोनों का ऑप्शन एक ही क्यों आ रहा है। एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस वुड बिकम डबल इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट 27 डिग्री टेम्परेचर कितनी होगी। देखो हमें एक्चुअली बोला है कि पहले स्पीड अगर v है तो वो डबल कब हो जाएगी, कितने टेम्परेचर पर हो जाएगी, ये हमें बताना है। अगर जो v है वो है टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये स्पीड डबल कब हो जाएगी ये बताना है। तो देखो जो RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है √3 kT/m। यहाँ पर मास और k तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, रूट ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, तो मैं इसी रिलेशन का यूज करूंगा टेम्परेचर फाइनल फाइंड करने के लिए। आई रिपीट, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस वुड बिकम डबल इफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एट 27 डिग्री टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो क्योंकि जो वेलोसिटी वो डायरेक्टली √T पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो वेलोसिटी तभी डबल होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, अच्छा पहले इसको टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं केल्विन में, 27 + 273 जो कि 300 केल्विन आएगा। मतलब हमारा आंसर 300 केल्विन से तो ज़्यादा ही आएगा, तो इसको तो हटा दो। बाकी बचे ऑप्शन 3, उसको किस तरह से करेंगे। देखो अगर मैं इसको कह रहा हूँ v = √T, तो v का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो ये मान लो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, मैं लिख सकता हूँ V2/V1 बराबर होगा T2/T1 के स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब V2 कितना हो गया 2 टाइम्स पहली वाली वेलोसिटी के, पहली वाली वेलोसिटी अगर v है तो T2 हमें नहीं पता, उसको T मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 300 और इसका स्क्वायर। देखो स्क्वायर इस पर आएगा एक्चुअली, क्योंकि v का स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो टेम्परेचर हमें निकालना है, v से v कैंसिल कर दो, तो ये 2 × 2 = 4
और 300 को इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा अपना नया फाइनल टेम्परेचर जो कि 1200 आएगा। तो हमारा सही आंसर आएगा 1200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 30, कोई हमारे पास यू ट्यूब है और इसमें जो कॉलम है ए बी का वाटर है और उसको बैलेंस किया जा रहा है बाय कॉलम सी डी ऑफ द पैराफिन। हमें बताना है कि रिलेटिव डेंसिटी पैराफिन की कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर दोनों बैलेंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होंगे। तो मान लो तो प्रेशर ऑफ सी डी बराबर किसके होना चाहिए, प्रेशर ऑफ ए बी के। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है, मैं इसको फर्स्ट कॉलम मान लेता हूँ और इसको सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम बराबर होगा एच रो जी ऑफ सेकंड कॉलम के। ओके, नाउ यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर ये हाइट कितनी गिवन है h1, और h1 यानी कि कॉलम सी डी है, उस कॉलम सी डी में क्या है, पैराफिन। तो यहाँ पर हम लेंगे पैराफिन की डेंसिटी, मैं इसको ये लिख रहा हूँ, इंटू में जी इक्वल टू ये H2 में क्या हुआ है, ए बी क्या है, वाटर। तो H2 इंटू में डेंसिटी यहाँ पर हम लेंगे वाटर की, मल्टीप्लाइड बाय जी। देखो प्रेशर फॉर्मूला एच रो जी, उसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जी तो दोनों तरफ इक्वल होगा, हमें क्या निकालना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये हो गया डेंसिटी ऑफ पैराफिन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो देखो डेंसिटी ऑफ पैराफिन यहाँ पर है रो पी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिया हो तो ये बराबर आ गया H2, और H1 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आते हैं H2 अपॉन H1। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन 2 H2 अपॉन H1 होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 31, पेन फिल्ड विद हॉट ईटेबल्स कूल, जो कि हीट कूल हो रहा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टाइम लग रहा है 120 सेकेंड। द रूम टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 66 टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि ये कहता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से कोई भी चीज़ ठंडी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वैसे आपको पता होगा, जो डी क्यू अपॉन डी टी होता है एक्चुअली वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये शुरुआत में कंडीशन क्या है कि 78 से टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और टाइम लग रहा है 120 सेकेंड। सेकेंड केस हमारे पास ये है कि टेम्परेचर 66 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है और यहाँ पर टाइम निकालना है। रूम टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ हीट कूलिंग से ही आता है। फॉर्मूला ये है, देखो जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर ये T1 है और ये T2 है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यानी कि T1 माइनस T2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम T विल बी इक्वल टू, यहाँ पर K कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये बराबर होगा जो एवरेज टेम्परेचर है इन दोनों का यानी कि T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जो रूम टेम्परेचर है, तो उसको मैं T लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे T1 T2 है, ये आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, जितने भी आपको वैल्यू पुट करनी है केल्विन में पुट करनी है। लेकिन जब मैं T1 माइनस T2 निकालूंगा तो चाहे आप टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो वो सेम होता है, यानी कि कंसेप्ट ये है कि डेल्टा C बराबर होता है डेल्टा T के। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 78 माइनस 72 करूँ तो ये 78 माइनस 72 जो आएगा इट विल बी 6। अब चाहे आप उसको पहले केल्विन में चेंज करो फिर माइनस करो, या फिर ऐसे ही माइनस कर लो डिग्री सेल्सियस में, जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस जब आप करते हो चाहे वो सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, उनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम आता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जब मैं T1 T2 केल्विन में लूँगा तो मुझे T1, जैसे मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T यहाँ पर कितना होगा टेम्परेचर केल्विन में लेना है। अब T1 प्लस T2 का मतलब जैसे मान लो एक है 78 तो इसमें 273 ऐड करूंगा, फिर T2 कितना 273 और प्लस इसमें टेम्परेचर कितना 72 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T, और इसमें भी आप प्लस करोगे 273 को। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप डायरेक्टली क्या करो 78 प्लस 72 करो, ठीक है, इसको डू। अब जब ये 273 टू टाइम्स है और इसको आप
273 इंटू 2 डिवाइड कर लो 2 से, ये है ना, माइनस ये टेम्परेचर वही रख लो जो भी है आपका, और ये 273। तो इससे ही होगा कि आप ये देखो 273 से 273 हट ही जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर आप कन्वर्ट कर भी रहे हो ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आप कन्वर्ट करो ना करो सेम ही रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रखना तो केल्विन में चाहिए, लेकिन केल्विन में रख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो वही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं सीधा डिग्री सेल्सियस में काम करूंगा। अब देखो T1 माइनस T2 मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में लो या सेल्सियस में लो इक्वल होता है। अब इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर 78 माइनस 72 उसको डिवाइड कर दो टाइम से, जो कि हमारा पहले 120 इक्वल टू के। T1 प्लस T2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 78 प्लस 72, इसको डिवाइड कर दो 2 से, माइनस रूम टेम्परेचर कितना है 4, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर करो इन दोनों के लिए, 66 माइनस 62 डिवाइड में टाइम कितना है T, मुझे नहीं पता, वो निकालना है, ये K, और यहाँ पर हो जाए 66 प्लस में 62 अपॉन में 2 माइनस रूम टेम्परेचर 4। अब टाइम निकालना है तो इन दोनों को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए। 78 माइनस 72 कितना आ जाएगा, 6/20, 6/120, ठीक है, इक्वल टू के। इन दोनों का एवरेज कितना होगा, देखो इनका एवरेज आएगा 150, 150 में से 4 150/2 75, 75 में से 4 माइनस करोगे 71, और यहाँ पर ये हो जाएगा इनका टेम्परेचर डिफरेंस 4 अपॉन में T इक्वल टू के। 66 प्लस 62 का मीन लेना है, तो देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना होता है 4, तो ये 64 आएगा, 64 में से 4 माइनस करेंगे तो 60। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से फायदा ये होगा टाइम मिल जाएगा। तो मैं काम करते हैं, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड, तो 6/120 डिवाइडेड बाय 4 में T बराबर होगा, के तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 60। अब इसको यहाँ पर लाओ और इसको यहाँ पर, तो 6T इक्वल टू 120 इंटू में 4 इक्वल टू 71 अपॉन में 60, ये हो जाएगा आपका 120 मतलब 20 टाइम्स, और इसको ये जाएगा 3 टाइम, तो T की वैल्यू आएगी 71 इंटू में 4 अपॉन में 3, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 94 के आसपास आएगा, क्योंकि ऑप्शन में सबसे करीबी आंसर है 93 सेकेंड, तो हम ऑप्शन 3 सेलेक्ट करेंगे, अबाउट 93 सेकेंड। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान रखें, ये यूपी टीजीटी में पूछा जा जाता है, और हाल ही में एनवीएस में भी आया था इस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। पहले मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में बता देता हूँ। ये लॉ ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ लोअर बॉडी टू टेम्परेचर ऑफ हायर बॉडी विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वहाँ से हीट निकाल के हम वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। ये इसको भी बताता है कि जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है, मतलब पूरी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी, यानी डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी 0 से। एंट्रोपी और हीट में रिलेशन क्या होता है, तो डी क्यू इक्वल टू होता है टी इंटू में डी एस, या फिर डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा डी क्यू अपन में टी। अब जब एंट्रोपी चेंज हो रही है तो जो हीट होगी वो भी चेंज होगी। फिलहाल हमें ये बताने की कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस्ड करेगी, तो देखो जब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब डिग्री, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही मान लीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। अब डिस्टर्बेंस इंक्रीज होने का मतलब ये है कि पहले अगर मान लीजिए एंट्रोपी बहुत कम है तो इसका मतलब कि वो आपस में बहुत अलाइंड है, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं, और जैसे ही आप एंट्रोपी इंक्रीज करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी पोजीशन से और इधर उधर मूव करने लगेंगे। लेकिन जब वो मूव कर रहे हैं तो उनका जो इस तरह से वो मूव करेंगे, हम देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा F इक्वल टू कितना होता है डी पी अपॉन डी टी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व, तो इसलिए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे सच दैट कि उनका नेट मोमेंटम जितना पहले था उतना ही फाइनल भी रहे, हालांकि एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33,
द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो मैं दोनों को पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जैसे एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। तो देखो सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो मैं इसको ले रहा हूँ TH और इसको ले रहा हूँ TL। ठीक है, आप इसको T1 या T2 भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत से बुक्स में फॉर्मूला यही होता है ईटा का 1 - T2 अपॉन T1। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जो सोर्स का टेम्परेचर होगा वो हमेशा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया ईटा का फॉर्मूला। ईटा क्या है? देखो एफिशिएंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला होता है ईटा 1 - T2 अपॉन T1। बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और बीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा T2 अपॉन में T1 - T2। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू सिंक। हमें बीटा और ईटा में रिलेशन निकालना है। तो आप ये देखो बीटा इक्वल टू कितना है? बीटा इक्वल टू है T2 अपॉन में T1 - T2। T1 - T2। अब यहाँ से ईटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ईटा लिख सकते हैं हम T1 - T2 अपॉन में T1। तो यहाँ से T1 - T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ईटा इंटू में T1। देखो यहाँ पर मैंने लिखा ईटा इक्वल टू T1 - T2 अपॉन T1। तो T1 - T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ईटा इंटू में T1। और यहाँ से T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - ईटा, जब आप ईटा को इस तरफ लाएंगे और T2 अपॉन T1 को इस तरफ। अब यहाँ पर ये देखो बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 - T2 है, तो मैं बीटा T2 को भी ऐसे ही रहने दो। T1 - T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ईटा इंटू में T1, या फिर बीटा इक्वल टू 1 अपॉन ईटा। अब देखो T2 अपॉन T1 की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है पहले ही, 1 - ईटा है, तो 1 - ईटा हो गया। तो बीटा और ईटा में रिलेशन क्या आ जाएगा? 1 - ईटा अपॉन में ईटा, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा किसका? रेफ्रिजरेटर का, वो बराबर होगा 1 - ईटा अपॉन ईटा। अच्छा, यहाँ पर बीटा को बस इन्होंने अल्फा बोल दिया है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा सही रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यानी कि अल्फा बराबर होगा 1 - ईटा अपॉन ईटा के। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अल्फा या बीटा भी आप कह सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन रिलेशन क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो बराबर होगा एफिशिएंसी ऑफ इंजन अपॉन में, सॉरी 1 - एफिशिएंसी ऑफ इंजन अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ इंजन। क्वेश्चन नंबर 34, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 बॉडी है A B और C। ये कहता है कि अगर मान लो A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उनका जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर पूछा है कि किससे रिलेट करता है, तो वो करता है टेम्परेचर से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 to 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्स अप, इतना हीट ये ले रहा है सोर्स से। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा। देखो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - टेम्परेचर जो कम है अपॉन टेम्परेचर जो हाई है, यानी कि आप इसको टेम्परेचर लो और टेम्परेचर हाई इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई। बहुत सी बुक में इसको T1 और इसको T2 भी कह देते हैं, बट मैं लो और हाई से बात कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो T2 कौन सा T1 कौन सा है। तो 1 - टेम्परेचर लो अपॉन टेम्परेचर हाई, और यही बराबर होता है वर्क डन अपॉन आपने हीट कितनी ली है सिस्टम से। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो सिस्टम हीट ले रहा है वो 800 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा Q1 की वैल्यू, और हमें निकालना है वर्क डन कितना होगा। तो देखो 1 - T2 अपॉन T1, या फिर टेम्परेचर ऑफ लो अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाई, तो ये 27 प्लस इसको कैल्विन में चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो कैल्विन में होनी चाहिए। तो 273, और यहाँ पर 127 प्लस 273 इक्वल टू वर्क डन निकालना है, और हीट हमें गिवन है 800। जैसे सेम क्वेश्चन एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था NVS 2019 में, आई थिंक मैंने रिसेंटली सोल्व भी किया है, आप उसको भी देख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि अगर कोई भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भले ही एग्जैक्टली रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक मतलब वैल्यू चेंज करके वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखो ये हो गया 1 माइनस 300 अपॉन 400 इक्वल टू W अपॉन में 800। इसको 0 से कैंसिल कर दो तो W अपॉन 800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3 अपॉन में 4 या फिर 4 अपॉन में 3 नहीं ये आएगा 4 माइनस 3 अपॉन में 4 तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो W इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू में 1 अपॉन 4 इसका मतलब 200 जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तो हमने सिर्फ एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज किया एक टेम्परेचर के टर्म में और एक वर्क डन और हीट के टर्म में, उसी से हमने वर्क डन फाइंड किया 200 जूल। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें मास दिया हुआ है 1 मोल का एयर के लिए। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब ये हमें गामा गिवन है, गामा इक्वल टू 7/5। आपको बताना है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कितनी होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बता देता हूँ, सॉरी पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या होता है। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का लाप्लास करेक्शन के बाद फॉर्मूला था गामा P अपॉन में रो। पहले तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था सिर्फ P अपॉन रो, फिर बाद में उसको लाप्लास ने करेक्ट किया था। उसमें स्पेसिफिक ये माना था कि जो एयर में जब स्पीड ट्रेवल करेगी, वेव ट्रेवल करेगी, तो जो कंडीशन फॉलो होगी वो एडियाबेटिक होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गामा फैक्टर इंक्लूड हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ गामा की जो कि 7/5 है इंटू जो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा मैं उसको ले रहा हूँ 1.013 इंटू 10⁵ और जो डेंसिटी ऑफ एयर है मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ 1.293, वो इतनी होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 301 मीटर पर सेकेंड, जो कि नियर अबाउट है ऑप्शन 3 के। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 300 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो ट्रेवलिंग वेव है साइनसोइडल ए और बी, और इंटरफेयर करने के बाद हमें जो कंडीशन मिल रही है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, वो है y sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू चूज कर सकते हैं y a और y b के लिए। देखो जब इंटरफेयर होता है तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो दोनों वेव होंगी उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये कि जो एम्पलीट्यूड है ए का और एम्पलीट्यूड है बी का वो अगर बराबर होगा तब जाकर के जो कंडीशन होगी वो इंटरफेरेंस की कंडीशन फॉलो होगी। बीट कब बनती है? बीट तब बनती है जब दोनों की वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती, मतलब डिफरेंट होती लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, तो हमें बीट मिलती है। और एक और होता है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव हमें तब मिलती है जब दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी को लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तब हमें स्टैंडर्ड वेव मिल जाती है। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन हो सकती है जब सुपरपोजिशन हो रहा है दो वेव का। फिलहाल तो हमें इंटरफेरेंस की बात करनी है कि वो इंटरफेयर कर रही है। तो इंटरफेयर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। बस अब ऑप्शन पर आप ये देखो किसका एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए। अब एक तो आप यहाँ देखो 0.6 और 0.2, तो ये तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। 0.6 और 0.6 एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी 0.6 और 0.6 एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी 0.6 और ये 1/3 एम्पलीट्यूड सेम है यहाँ पर भी। लेकिन ये वाला ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि ये वेव इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसको हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो हमारा ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें भी एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड सेम है और लगभग दोनों की डायरेक्शन भी सेम ही है। तो इन दोनों में से हम वो चूज करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड मतलब √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर y के इक्वल आए। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो y से काफ़ी डिफरेंट आएगा और ये वैल्यू लगभग 0.8 के आसपास आएगी। तो इसलिए हम ऑप्शन सेकंड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वही इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि दो वेव जब सुपर इम्पोज कर रही हो तो उनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, अ सोर्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 650 हर्ट्ज। मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक सोर्स है और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है 650 हर्ट्ज, इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, और ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डॉपलर इफेक्ट। मान लीजिए जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, और जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हो, चाहे वो कोई भी दूर जाए, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। और जो रिलेटिव जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ साउंड प्लस
प्लस माइनस हम देखते हैं कि कौन पास जा रहा है कौन दूर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर रहेगी। अब देखो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 650। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 330 और यहाँ पर भी 330 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी आएगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ पर दे रखा है 54, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 54 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 3 टाइम्स यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आ गया 15 और वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो कि हमें गिवन है 18, तो इसको 5/18 कीजिए मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में तो 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी लिखूंगा 15 और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी आएगी 5। लेकिन प्लस माइनस कैसे समझे, तो आप इसको ऐसे समझो, पहले ऑब्जर्वर का सोचते हैं। ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स मतलब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। जब ये ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम होगी। अब कम होगी कब कम होगी, जब यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है ना, तो माइनस करोगे तभी तो कम सुनाई देगी। अब आगे चलते हैं। देखो अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहे हैं तो इसको स्टेशनरी मानो फिलहाल के लिए, और सोचो सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रही है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जब ऑब्जर्वर वहीं पर है और सोर्स उसके पास आ रही है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। अब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ वाली वैल्यू कम होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा माइनस। ठीक है, ये माइनस प्लस का जो मेन मेथड होता है ये यही सोच करके हम माइनस प्लस लिखते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में दूरी बढ़ रही है या घट रही है। अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने साइन लिया है। अब ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 650 330 ये आएगा 315 डिवाइडेड बाय 330 मतलब 225। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 315 को डिवाइड करोगे 325 से तो 0.9 समथिंग आएगा और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 650 में, सो विल गेट 630 मीटर पर सेकेंड। तो ये डॉपलर इफेक्ट पर क्वेश्चन था, सही आंसर होगा ऑप्शन 2। डॉपलर इफेक्ट पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एनवीएस हो या केवीएस हो एईएस हो, कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट एक हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 39, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 90 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग गिवन है और इसका जो ब्लॉक है उसका मास है 200। इट ऑसिलेट और जो विस्कस मीडियम में ऑसिलेट कर रहा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 40 ग्राम पर सेकंड। हमें बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा और टाइम टेकन कितना होगा सच दैट कि जो एम्पलीट्यूड होगा द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू रेस्पेक्टिवली, मतलब कितने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड के हाफ हो जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर डैम्प ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ओमेगा होता है वो होता है रूट के अपॉन में एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4m का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा p इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे k अपॉन में m माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, निकालते हैं t इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड पहले निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है 40, नहीं k की वैल्यू कितनी 90, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वो है 90 डिवाइड बाय मास कितना है 200 को लिखेंगे किलोग्राम में चेंज कर दिया है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन क्योंकि वो ग्राम में ना इसको भी किलोग्राम में चेंज करो तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, m कितना है तो वो है 200 और डिवाइड मतलब चेंज करेंगे इसको किलोग्राम में। जब आप इसको सोल्व करोगे सो विल गेट वैल्यू 0.3 सेकेंड। अब 0.3 सेकेंड दो ऑप्शन में आ रहा है तो अभी हमें x भी निकालना पड़ेगा। अब x जब डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस b t अपॉन में 2m। देखो यहाँ पर x है डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a
ई टू द पावर माइनस बीटा टी अपॉन में 2m। अब जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो गया, तो मतलब ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, ए अपॉन में 2 इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन में 2m। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे लॉग ऑन बोथ साइड ताकि हम टी निकाल सके। तो लॉग ये हो गया 1 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस बी टी अपॉन में 2m। अब देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.693, यहाँ पर 1/2 है तो माइनस आएगा, माइनस 0.693 इक्वल टू बी टी अपॉन में 2m, और यहाँ पर एक माइनस आने तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टाइम की वैल्यू आएगी 0.693 और टाइम निकालना है तो 2m इधर मल्टीप्लाई होगा और b की वैल्यू आएगी नीचे। अब देखो यहाँ पर सब वैल्यू पुट करते हैं, 0.693 इंटू में मास कितना है अपने पास 200, तो 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 डिवाइड में b की वैल्यू, ये b की वैल्यू गिवन है 40 ग्राम पर सेकेंड, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे सो विल गेट 7 सेकेंड, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 3 7 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40, अ बॉब इज एक्सिक्यूटिंग SHM in a medium, its acceleration in harmonic motion at the midpoint of its path is। अब देखो ये पेंडुलम है तो इस तरह से ऑसिलेट करता है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इसके पूरे पाथ का वो इसकी मेन पोजीशन होगी, मेन पोजीशन। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखो इसका जो वेट होगा यहाँ पर वो डाउनवर्ड mg होगा, और जो टेंशन लगेगी उसको बैलेंस करेगी टेंशन अपवर्ड। तो यहाँ पर देखा जाए तो mg बराबर किसके होगा, टेंशन के, तो कोई भी नेट फोर्स इस पर नहीं लगेगी। जब नेट फोर्स 0 है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा जो कि ma होता है, मतलब फोर्स बराबर होता है ma, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा 4 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा 0, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 0।